अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश की जड़ें कितनी गहरी है और इस अनदेखे साजिशी पौधे की मुबैना साजिशी थ्योरी को अमरीकी मुखालिफ जज्बात की खाद से तनावर दरख्त बनाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म दिन रात एक किए हुए हैं और अपनी इस धुन में किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कोई लाख वजाहतें देता फिरे, उनकी सुई साजिश पर अटक गई है। उनको पुख्ता यकीन है कि यह थ्योरी उन्हें मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचा देगी। कौमी सलामती कमेटी में चारों फोर्सेस चीफ ने इत्तफाक किया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की साजिश के सबूत नहीं मिले और न ही साइफर में साजिश का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मगर शिकवा जवाब शिकवा जारी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बार बार इमरान खान और उनके हवारियों को खुले अल्फाज में आया है, लेकिन इमरान खान की मुस्तकिल मिजाजी में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा है। इमरान खान एक प्लानिंग के तहत इदारों पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सादा सवाल यह है कि गैर मुल्की मरासले का मामला को सियासी मसला था या कौमी सलामती का मामला है। गैर मुल्की मरासले को आवाम के सामने लहराने से लेकर इसे मकबूल बयानियां बनाने तक इमरान खान कहते आए कि मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है, लिहाजा ये कौमी सलामती का मसला है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, धमकियां मिल रही हैं। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। हमारे पास जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूँ। कोई भी शक कर रहे ना इस मेरे खत के ऊपर, मैं उनको दावत दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन मैं आपको खुद देख सकेंगे कि ये मैं किस किस्म की बात कर रहा हूँ। मगर जब तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज के तर्जुमान के तौर पर कौमी सलामती की नुमाइंदगी करते हुए बताया कि कोई साजिश नहीं हुई, तो इमरान खान बता रहे हैं कि सियासी मामला है और DGISPR को सियासी मामलात में नहीं उलझना चाहिए। और उनके कुछ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी यही कह रहे हैं कि ये एक सियासी मामला है, इस सियासी मामले में DGISPR को नहीं आना चाहिए। तो ये तय कर लेना चाहिए कि क्या ये कौमी सलामती का इशू है या सियासी मामला है। को ना आप सियासत के अंदर दाखिल करें, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुदाखलत से आई है, साजिश से आई है, ये नहीं आई है। जब ये पहली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई जिसके अंदर मैं भी मौजूद था, शीरीन मज़ारी भी मौजूद थी, वज़ीर आज़म इमरान खान चेयर कर रहे थे, तो उस मीटिंग के अंदर जिस वक्त वो मुरासला देखा जा रहा था और उसको हम पढ़ रहे थे, अस्करी लीडरशिप में से एक साहब ने ही ये बात की थी। उन्होंने ये कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हकायक को और राय को अलग अलग करके देखना चाहिए। एक सीधी सीधी धमकी दी जा रही थी पाकिस्तान को, यानी इमरान खान वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। ये तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। सीधी सीधी धमकी, खुददारी की बात करोगे, अगर हकीकी आज़ादी की बात करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। अब सवाल ये कि क्या इमरान खान ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये एक सियासी मामला है और इस मामले को जिंदा रखना उन्हें सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इसी सियासी कश्मकश में अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है। या सवाल यह है कि अदालत फैसला करने के लिए शवाहिद मांगती है और सबूतों की रोशनी में फैसला सुनाती है। क्या अदालतों को मुतमईन करने के लिए इमरान खान के पास कोई सबूत मौजूद हैं? जब तहकीकाती इदारे और मुल्क की बका के ज़ामिन ये बात कर रहे हैं कि अदालत तहकीकात कराएगी, तो क्या तब तहकीकाती इदारों का मौक़िफ़ तब्दील हो जाएगा? और फिर सवाल तो ये भी है कि अगर अदालती फैसला भी इमरान खान की मर्जी और मंशा के बरक्स आता है, तो क्या तब इमरान खान इसे कबूल करेंगे? इमरान खान के इल्ज़ामात के जवाब में आज मरियम नवाज ने भी सवाल उठा दिया है। मरासला सियासी मामला था, इमरान खान इसे कौमी सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वजीर आजम उसको क्यों लेकर गए? नेशनल सियासी कमेटी नहीं है, क्योंकि आपको पता था कि आपकी हुकूमत जा रही है, तो आपके पास कारकर्दगी नहीं थी और आपने सोचा कि आज आप झूठ बोल देंगे तो वो कभी अवाम के सामने नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता। अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दाव पे लगा दिया। धरने की दावत देकर कौम को खुद रफू चक्कर हो गए। कौम समझ चुकी है फ्रॉड था, ये झूठ था, किसी को कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए। इमरान खान एक दफा नहीं बार बार झूठा इस्टेब्लिश हो गया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा है। उसके झूठों को और तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान की अदालती तहकीकात से मुतमईन ना होने के पेश नज़र ख्वाजा आसिफ ने भी अपने खदशात का इजहार किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर हम बैरूनी साजिश के बयानिए पर कमीशन बना दें तो भी शर्तिया कहता हूँ कि ये यानी इमरान खान कमीशन का फैसला भी मंजूर नहीं करेंगे।
इमरान खान की सदारत में जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें भी वही फैसला हुआ जो बाद में फैसला हुआ। उसके बाद DGISPR ने उसको एक्सप्लिसिटली जो है ना बगैर किसी इबहाम के जो है ना आज से चंद रोज कबल जो है, तो उसके बाद भी अगर इंसिस्ट करते रहें, अगर कमीशन भी हम बैठा दें, मैं आपको शर्तिया बताता हूँ कमीशन का भी फैसला मंजूर नहीं करेगा। उसके पास बड़ी क्लियर चॉइसेस हैं, ही इज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट कि या मुझे हुक्मरानी दो या ये फौज तबाह मुल्क तबाह। ख्वाजा आसिफ इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इस पर अगर जुडिशल प्रॉब भी हो जाए, जुडिशल इंक्वायरी भी हो जाए तो ये मामला वहीं का वहीं रहेगा। तो फिर तासुर ये है कि ये मामला सियासी बयानिए का मामला है और इमरान खान ये चाहते हैं कि ये बयानिया अपनी जगह पर कायम रहे और इस बयानियों को कायम रखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बात यूं ही होती रहे, इसका कोई हल ना निकले, ये मामला अपने मंतकी अंजाम को ना पहुंच सके। इसीलिए टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है, इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उन्होंने सेनेट इजलास में की है इसी मामले को लेकर और वो साजिश से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, अब माजी में कैसे साजिशें होती रही हैं, जरा वो भी आपके सामने रखें। जो इक़्तिदार से फारिग हुए तो तख्ता-ए-दार तक पहुंचे, वो कंस्पायरेसी दिखाई देती। जब उसकी मैयत को जनाजा पढ़ने के लिए अफराद भी नहीं दिए जाते, बेटी को चेहरा भी नहीं देखने दिया जाता, बीवी को नहीं मिलने दिया, वो कंस्पायरेसी तारीख के चेहरे पे लिखी हुई है। बेनजीर सरेराह शहीद हो जाती, लियाकत अली खान के सीने में गोली लगती है, ये कंस्पायरेसीज है, नजर आती हैं। इनके पीछे पूरा एक लाओ लश्कर भी दिखाई देता है। बॉटम लाइन ये कि कॉन्स्पिरेसी या साजिश वो है जो दिखाई दे, साजिश वो नहीं जो सुनाई दे। अब इमरान खान साहब क्या दिखाएंगे, क्या प्रूफ करेंगे अदालत के सामने, सबूत क्या रखेंगे, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इस वक्त जो महाजराई हो रही है इदारों के, इमरान खान पर्सनालिटीज़ वर्सेस पर्सनालिटीज़ दिखाई दे रहा है, इसका नुकसान किसको हो रहा है, बात करेंगे इस वक्त सीनियर डेस्क लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद दौदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जज साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि DGISPR ने कहा कि कोई किसी किस्म की साजिश नहीं हुई, इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं हैं, जुडिशल प्रॉब का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में जब सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये कह रही हैं, पाक फौज के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर ये जस्टिफाइड है इस किस्म का मुतालबा करना? जी, जस्टिफाइड का तो देखें, बात ये होती है कि जब भी कोई दो पार्टीज के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा होती है तो दोनों तो सही नहीं होती, एक ही दुरुस्त हो सकती है। और फैसला अगर होना है तो फैसला किसी फोरम पर ही होना है, किसी इन्वेस्टिगेशन से ही होना है, किसी अदालत से ही होना है। तो मेरा ख्याल है जब इसमें झगड़ा ही खत्म हो गया, जब ISPR भी कहते हैं आप करवा लें जुडिशियल इंक्वायरी, वो भी कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हुकूमत ने भी पहले इंडिया दिया था, तो मेरा ख्याल ये मामला तो यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए और इसको मजीद आगे खींचने की कोई जरूरत ही नहीं है, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। लेकिन जैसा अदालत इंक्वायरी के लिए किससे रुजू करेगी जब मुल्क की सुप्रीम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये कह रही है? आपने सवाल पूछा है, ये बहुत अहम है कि देखिए जो आपका इंटेलिजेंस का प्रीमियम अदारा है, जब उन्होंने एक वर्डिक्ट दे दिया है, उसके बाद फिर ये और कौन इसको ओवररूल कौन करेगा, ये इसको इसके ऊपर से कौन और कोई बात करेगा। लेकिन एक दो और बातें हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था और 2 दफा या 3 दफा हुआ, उसमें उस मरासले के सिलसिले में ये तो कहा गया कि ये मुदाखलत है हमारे अंदरूनी मामलात में, लेकिन साजिश का, बल्कि दूसरी दफा तो उन्होंने ये कह दिया कि साजिश का कोई अंसर नजर नहीं आता, हमारे पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं है कि जिसमें साजिश हो। तो बस जहां तक बात मान ली गई है कि मुदाखलत है और ये भी कह दिया गया कि साजिश नहीं है, अगर आप जितनी दफा भी उनके पास जाएंगे वो तो अपनी उसी फाइंडिंग पर कायम रहेंगे। तो अगर उन्होंने वापस जुडिशियल कमीशन ने इन्हीं से पूछना है तो कर लेने दीजिए ना। मतलब मैं जिस चीज का मैं ये नहीं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अगर जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी से एक मसला हल होता है और सब उस पर मुत्तफिक है कि वो हो जाए, तो फिर इसमें ले दे और बहस करने की क्या जरूरत है। आप जुडिशियल इंक्वायरी करा दें, आउटकम तो हमें पता है, आप खुद कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंस का अदारा है उससे जब आप पूछेंगे वो यही कहेगा जो वो आज कह रहे हैं, तो ये फिर मर्जी है। अच्छा जज साहब, इसका एक और एंगल भी है, इमरान खान साहब मुसलसल इदारों पे दबाव बढ़ा रहे हैं, वो सोशल मीडिया कैंपेन्स की सूरत में हो, उनके खिताबात की सूरत में हो। उसके बाद DGISPR आके एक TV इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि साजिश का कोई अंसर मौजूद नहीं था, और दोबारा गुज़श्ता रोज़ भी हमने उनसे यही सुना, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब आते हैं और फिर उसको निगेट रिफ्यूट कर देते हैं। अब इस तरह से होता रहेगा तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब के इन स्टेटमेंट्स की कोई वजाहत देने की, जवाब देने की कोई ज़रूरत है?
जी देखिए, मैं तो समझता हूँ दोनों तरफ की जरूरत ही नहीं है, आईएसपीआर को भी किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ देखें ना, आप जब बात करते हैं माशाल्लाह मीडिया पर हैं, तो आपको एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। आपके ख्याल में आईएसपीआर को कोई जवाब देने की जरूरत है? उनको भी अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो आप दूर रहना चाहते हैं पॉलिटिक्स से, हमें मदद करनी चाहिए कि उनको पॉलिटिक्स से दूर रहने में मदद करें। और इस तरीके से मैं चाहता हूँ, मैं तो इस चीज का हामी हूँ कि ना तो इमरान खान साहब को उलझने की जरूरत है आईएसपीआर के साथ, क्योंकि वो तो एक अदारा है, हुकूमत का मुतहद अदारा है, और ना ही आईएसपीआर को जरूरत है कि वो इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट उलझें, क्योंकि उससे फिर ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी एक खास जमात के साथ उलझ रहे हैं, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। तो मेरे ख्याल दोनों तरफ ये रिस्ट्रेंट की जरूरत है कि आप एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बात करने से गुरेज करें, उसकी मेरा नहीं ख्याल की कोई जरूरत है जी। तो जैसा ये जो इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर का जब जवाब आता है आगे से रिस्पॉन्ड करता है, तो इससे तो कोई लगता है कि जहां प्रेशर बढ़ाया जा रहा है वहां पर प्रेशर महसूस भी किया जा रहा है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए जी, प्रेशर तो पॉलिटिक्स में प्रेशर तो अपोजिंग पॉलिटिकल ग्रुप के ऊपर होता है, होना चाहिए। और प्रेशर होता कैसे है? प्रेशर होता है लोग जमा जिसके साथ ज्यादा होते हैं। तो अगर इमरान खान साहब का, और तो कोई प्रेशर, जुबानी प्रेशर तो नहीं डाला जा सकता। खुदा न खास्ता जो अदारे हैं वो ऐसे तो प्रेशर में नहीं आते कि आप उनको कुछ कहें और वो प्रेशर में आ जाएं, या आप थ्रेट करें तो वो प्रेशर में आ जाएं। वो किसी प्रेशर में नहीं है, और ना ही उनको प्रेशर में आने की जरूरत है। वो नॉन पॉलिटिकल हुए हैं, उस पर वो कारबंद रहना चाहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम लोगों को ना आदत है इस बात की, ना हमें एतबार है इस बात का, क्योंकि बहुत सारी पीछे हिस्ट्री है जो जिसकी वजह से लोग शकूक व शुबहात का शिकार है। तो मेरी ये इस्तदा होगी कि आप अदारों को मेहरबानी करके उनके हाल पे छोड़ें। उनके अपने बहुत ज्यादा काम, उनके हैंड फुल हैं। क्या क्या उनको मुल्क के दिफा के लिए नहीं सोचना पड़ रहा, और क्या वो कुछ नहीं करना पड़ रहा। ये आपस में निपटें, पॉलिटिकल मैदान में निपटे। अगर प्रेशर डालना है तो पीडीएम के ऊपर डालें, और पीडीएम ने प्रेशर डालना है वो इमरान खान के ऊपर डालें। जो इन्होंने बातचीत करनी है आपस में, एक जुडिशियल कमीशन की, ये लोग आपस में बात करें, ना किसी इदारे को इन्वॉल्व करें। अनफॉर्चुनेटली ये पीडीएम वर्सेस पीटीआई नहीं हो रहा। ये लग रहा है कि कुछ शख्सियत, इदारों की भी बात नहीं है, ऐसे लग रहा है कि ये शख्सियात का तसादुम है, टकराव है। इधर से इमरान खान साहब हैं और उधर से भी पर्सनालिटीज को अटैक किया जा रहा है। और फिर जब पूछा जाता है वो कहते हैं हमारी जंग इदारे के साथ नहीं है। तो जाहिर तो यही लगता है कि शख्सियात आपस में जो है वो उलझने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ये एक वतीरा है पाकिस्तान में सियासत का कि वो ये हर कोई ये कोशिश करता है कि अदारा मेरे साथ है, और जब वो खुद बाहर होते हैं फिर वो कहते हैं कि ये अदारा किसी और के साथ है। अदारा इस वक्त किसी के साथ नहीं है। अदारा पाकिस्तान के साथ है। अदारा पाकिस्तान में अमन चाहता है। अदारा पाकिस्तान में ये जो इस वक्त का इंतशार है इसका खात्मा चाहता है। और उसके लिए मेरा ख्याल अदारे का एक ही रोल बनता है जो कि जायज़ है, जो कि जिसको मैं पॉलिटिक्स में जो मैं कंसिडर करता हूँ कि पॉलिटिकल नहीं है। और वो ये है कि पीडीएम और पीटीआई के दरमियान जो तलखी है, जो कड़वाहट है, इसको किसी तरीके से कम किया जाए ताकि ये मिलके बैठ के कोई बात कर सकें। बातचीत किए बगैर तो ये सिर्फ जलसे कर करके तो आप मुल्क नहीं चला सकते ना। आपको आगे कोई बात करनी पड़ेगी, कोई आपस में कुछ चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। तो ये जो आपने बात की है, ये वतीरा सबका है, ये सिर्फ इमरान खान का नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि जब वो हुकूमत में हो तो ये इंप्रेशन दे कि अदारा हमारे साथ है, और जब वो बाहर हो तो ये इंप्रेशन दे कि अदारा हमारे खिलाफ है। हालांकि दोनों सूरतों में बात गलत है। देखिए सर, इदारे को तो प्रिंसिपली मुंतखब हुकूमत के साथ होना चाहिए एज़ फार एज नेशनल सॉवरेनिटी इज़ कंसर्न। शहबाज शरीफ साहब ने जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, उन्होंने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की। जब ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें होती हैं, जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त भी इस तरह की बातें हो रही थी। तो जब ये डायलॉग की बात होती है, इदारा एक जगह पे है, हुकूमत सेम पेज पे है, तो फिर ये बात किसके लिए कि इमरान खान साहब उस डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना चाहते? और फिर हो सकता है कि इदारा कोशिश कर रहा हो कि इमरान खान साहब भी बैठ जाएं। तो आपको लगता है कि किसी की जिद आड़े आ रही है, अना आड़े आ रही है, कोई ईगो है, कोई मुतालबा आड़े आ रहा है? जी, पहली बात तो आपने दुरुस्त की कि इदारा हमेशा हुकूमत के साथ होता है। तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जो भी जायज़ वो उनके साथ दिया जा सकता था वो देते रहे। अब ये हुकूमत है तो साफ ज़ाहिर है कि अदारा इनके मातहत है, तो उसी तरीके से ये बातचीत होती है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस अदारे के इस किस्म के जो इक़दाम है उनको किसी के पार्टिजनशिप में नहीं लेना चाहिए कि किसी की साइड ले रहे नहीं ले रहा। आपने ग्रैंड डायलॉग की बात की,
साफ ज़ाहिर है कि जब तक सब इस पर मुत्तफिक नहीं होंगे उस तक तो ग्रैंड डायलॉग कोई हो ही नहीं सकता। और ग्रैंड डायलॉग ही के सिलसिले में मैं कह रहा था कि इन दोनों पार्टियों को या और पार्टियों को साथ बिठाकर ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये रोल अदा कर सकते हैं या आर्मी चीफ ये रोल अदा कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि इसके बगैर भी पाकिस्तान का चलाना किसी के बस की बात नहीं है। तो बेहतरीन जो मेरे ज़हन में सोल्यूशन आता है, साफ ज़ाहिर है कि इसमें लोग मुत्तफिक नहीं है, वो तो यही है कि आप शफाफ इलेक्शन करवाएं, जल्द करवाएं, सारे मुसीबत से निकलें ताकि आप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। उसकी तरफ हमें जाने की जरूरत है, और जितनी जल्दी हम चले जाएं उतना बेहतरी के आसार नमूदार होंगे, वरना ये खींचातानी रहेगी और मुल्क नीचे की तरफ जाता जाएगा। इन दोनों जमातों में बहुत कम बात हो रही है अवाम के मुतालिक, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि जो आज की मुसीबतें हैं सारी इमरान खान ने पैदा की हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब हम थे तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं थी, तो इन्होंने पैदा की है, और अवाम मुंह उठा के देख रहे हैं कि यार इन दोनों में से किसने पैदा की है। अरे भाई, वापस अवाम के पास जाएं, अपना मैंडेट लेकर आएं और आराम से हुकूमत करें। ये जो एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं, ये किसी भी तरीके से मुल्क के लिए मुनासिब बात नहीं है। जय साहब, इसके लिए लास्टली बताएं कि कौन कायल करेगा। देखिए, इमरान खान साहब भी कहते हैं मैं तब बैठूंगा जब इलेक्शंस अनाउंस कर देंगे, कोई आप तारीख दे देंगे। वो न्यूट्रल्स को कहते हैं बार बार, और वो कहते हैं कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मईशत बड़ी खराब हो जाएगी, शौकत तरीन साहब को मैंने भिजवाया था जाके न्यूट्रल से बात करें। तो फिर ये कैसे होगा, कैसे? क्योंकि डेडलॉक ये है, वो कह रहे हैं इलेक्शंस कराए, यहाँ हुकूमत अड़ी हुई है कि नहीं, जब तक हम टर्म पूरी नहीं करेंगे इलेक्शंस नहीं होंगे। तो कैसे होगा ये? देखें, इसमें यही तो मसला है, इसीलिए तो बड़े जहन चाहिए और बड़ी पर्सनैलिटीज चाहिए। जब चीज ना लग रही हो कि ये होगा कैसे और रास्ता नजर ना आ रहा हो, तभी बड़े लोग आते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान जिस मुसीबत और मकासद में फंसा हुआ है, हम देखना चाहेंगे कि कौन है वो बड़ा आदमी जो कि पाकिस्तान को इस मसले से निकालता है। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हो सकता है, इसमें आर्मी चीफ भी हो सकता है। देखें, इस बात पर भी तो डायलॉग हो सकता है ना कि आए बैठकर हम इंतखाबात की तारीख तय करते हैं, तो वो बजाय इसके कि तारीख का पहले ऐलान करने में, तो बैठाने के तरीके तो बहुत हैं। लेकिन देखना यह है कि ऐसा कौन शख्स है जिसका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, जिसका इतना बड़ा जहन और दिल हो और ऐसे ताल्लुकात हो कि वो दोनों को बिठाए। हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं, आप भी इसका इंतजार कीजिए। अच्छा, जैसा आपने दो पर्सनैलिटीज का जिक्र किया है, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और दूसरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुतालिक जो है वो तो इदारा कह चुका है कि हम पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। इस वक्त इमरान खान साहब भी बार बार जो दस्तक दे रहे हैं, डोर नॉकिंग कर रहे हैं, वो अदालत के दरवाजे पर हैं। और लगता यह है कि वो अब सिर्फ अदालत से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये एक इदारा बचा है जी और वो अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो आपको लगता है कि वहीं से आपको रोल वही प्ले करेंगे तो होगा? मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये रोल प्ले करें तो इसका ये सियासी रोल नहीं इसको कहा जाएगा। ये तो मुल्क में इंतशार को कम करने का रोल है। सियासी रोल तब होता है जब पॉलिटिक्स में आप किसी की साइड लेते हैं या किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं या किसी की वोटिंग में मदद करते हैं या प्री पोलिंग या पोस्ट पोलिंग में मदद करते हैं, वो सियासी रोल होता है। वो फौज को बिल्कुल उससे दूर रहना चाहिए हमेशा के लिए, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन ये आपस में बातचीत पर आमादा करना और लोगों को बिठाना, इंतशार को ख़त्म करना, इसको मैं सियासी रोल नहीं समझता। शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली के हवाले से एक नया बयान तैयार कर लिया और बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में वो नया सियासी बयान भी जारी किया जाएगा। देखते हैं कि नया सियासी बयानिया क्या होता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पेट्रोल बम जो आवाम पर गिराया गया इसका जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने एक बार फिर बैक जब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। वही हुकूमत जो अवाम की मसीहाई के दावे कर रही थी, वही हुकूमत जो जब ऑपोजिशन में थी तो महंगाई मार्च कर रही थी, आज उसी हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और अवाम की नींदें उड़ गई हैं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 24 रुपये 3 पैसे और डीजल की कीमत में 59 रुपये 16 पैसे इजाफे ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत को पहुंचा दिया है। गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम के लिए महंगाई का पहाड़ सर करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। IMF से कर्ज का हुसूल मौजूदा हुकूमत के लिए जुए शीर लाने के मुतरातिफ दिखाई देता है, लेकिन दिखाई यही दे रहा है कि फोर फ्रंट पर हुकूमत जो कुछ कर रही है वो IMF के लिए कर रही है ताकि IMF के साथ डील को मैच्योर किया जा सके। माजी में यही हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ताना देती थी कि PT IMF, यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF
कि कहीं वे मुतालबात मान रही है, जिसकी वजह से आवाम का भरकस निकल रहा है। लेकिन इस वक्त एक कॉमनर की क्या सिचुएशन है, जरा एक मंजर आपके सामने रखते हैं कि किस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो इस रोजगार से मुंसलिक है, जो ट्रांसपोर्ट के जरिए से अपना रोजगार चलाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है और किस तरह वो सड़कों पर आकर अपने ही रोजगार को जला रहे हैं। हमने आज ही देखा कि रिक्शे भी जलाए जा रहे हैं सड़कों के ऊपर, कॉमनर अपना रिक्शा जला रहे हैं और वही रोजगार जिससे वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, घर पैसे लेकर जाते हैं, उसी को सड़क पर आकर जो है वो इस तरह से नजर आतिश किया जा रहा है। अब हुकूमत जो कुछ कर रही है उसके पेश नज़र IMF के साथ मुज़ाकरात है, IMF के साथ डील है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बारूदी सुरंग बिछा के गई थी, असल में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा इस हुकूमत के सामने आ रहा है। लेकिन यह कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, जिसके बाद आने वाले चंद दिन के अंदर बेहतरी होगी, फलाह होगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जिस वक्त ये ऐलान सुनाया कि पेट्रोलियम और डीजल की कीमत के अंदर जो हो रहा है, पेट्रोल और डीजल दोनों बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त एक रिलीफ भी दिया। वो क्या कह रहे थे कि कितनी देर में हालात बेहतर हो जाएंगे, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि दूसरा रास्ता तबाही का था, हम उस तरफ इस मुल्क को नहीं लेके जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी होती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जल्द हम महंगाई पे काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह आसानी पास ऑन करेंगे। जिस किस्म के माहदे खान साहब करके आए हैं ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, बिलखसूस फरवरी में जो माहदे करके आए हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी भी इन्होंने फरवरी के एंड पे की है, लेकिन जिस किस्म के माहदे करे इन्होंने, उन माहदों के वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। मैं फिर भी आपको एक मरतबा पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि इन्होंने मुआहदा किया था कि न सिर्फ 1 पैसे का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि 30 रुपये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर फी लीटर लेवी डालेंगे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है, लेकिन मुश्किल के साथ अभी आसानी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हुकूमत ने सब्सिडीज तो बिल्कुल जीरो की है, लेकिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जिसके लिए बजट के अंदर कमिट किया गया है 750 अरब, और GST जिसकी कमिटमेंट IMF के साथ है, और हुकूमत बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कमिट किया था, अभी तक ना तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगी है, ना ही अभी GST आयद हुआ है। तब 234 रुपये फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। अगर उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी शामिल कर ली जाएगी और फिर उस पर GST 17% आयद कर दिया जाएगा, तो पेट्रोल की कीमत 300 रुपये से भी तजावुज़ कर जाएगी, जिसके लिए आवाम को अपनी कमर कस लेनी चाहिए। मरियम नवाज ने भी आज एवन फील्ड रेफरेंस में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए यही बयानिया दोहराया कि शहबाज हुकूमत ने पेट्रोल पर अपनी तरफ से 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। इमरान खान ने जाते जाते जो तबाही मचाई, इससे निकलने में महीनों या साल लग जाएंगे। हुकूमत जब चली गई तो उन्होंने अवाम को ये बताया, उनके मिनिस्टर्स ने, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़राए खजाना जो तब्दील होते रहे, उन्होंने अवाम को क्या बताया? इमरान खान जाते जाते कि आने वाली शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए लैंड माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपए का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स अवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। अब मौजूदा हुकूमत हमें यह बता रही है कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, और मुश्किल फैसले साबिका हुकूमत के जो किया धरा है उसकी वजह से करने पड़ रहे हैं। जिस वक्त 2018 में इमरान खान हुकूमत आई थी, तो इमरान खान हुकूमत ये कह रही थी कि हम मुश्किल माशी फैसले कर रहे हैं, और इसकी वजह माजी की हुकूमतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि वो ऐसा सब कुछ कर गए कि जिसकी वजह से हम आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दे सकते, कड़वा घूंट करना पड़ेगा। अभी जो कुछ हो रहा है और 2018 में क्या हो रहा था, ये मलबा किसके सर डाला जा रहा था, वो भी आपके सामने रखा है। लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या ने हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए, तो वो फिर किसने भुगता? PTI की हुकूमत ने भुगता। अरे भाई, मैंने अगर 1500 अरब रुपए का मेरा हर साल मेरा डेट सर्विसिंग ज्यादा होगी, तो आप उसको जरा ऐड कर लेना, 3 साल के भी में 500 अरब तो वही हो जाता है। वो तोहफा दिया PML हुकूमत ने। इतनी जो फ्रेजाइल पोजीशन थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था जब इमरान खान को हुकूमत मिली, तो सिर्फ 2.5 साल के बाद आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और ये ऐलान कर रहे होंगे कि ग्रोथ वापस 4% पे आ गई है कोविड के बावजूद। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 2016 से अब तक की बुलंद तरीन सतह पे हैं, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे था, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस में है। आपको पता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रुपए और डॉलर का जो था वो 40% मसनूई था। अगर वो आप इनबिल्ट कर ले तो इनका जो GDP का साइज जो ये 313 कह रहे थे पहले साल में, वो 261 है असल में। अब अपने किए धरे का मलबा साबिका हुकूमतों पर डालना बड़ा आसान है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया,
ये मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अवाम के लिए मुश्किल ही मुश्किल है। अवाम के लिए आसानी नहीं दिखाई दे रही। अवाम को आसानी पहुंचाने के लिए क्या मशवरे दिए जा रहे हैं, वो क्या पैगामात हैं और क्या सजेशंस हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी देती थी, वो मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट भी दे रही है। वो मशवरे क्या हैं, वो आपके लिए मशवरे भी आपके सामने रखते हैं। करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। पहली रमजान को आप अचानक देखेंगे कि अमरूद भी महंगे हो गए, केले भी महंगे हो गए, क्योंकि सबको अफ्तारी में खानी है चाट। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। आप उम्मीद ना रखें कि हर मरीज जो आउटडोर में आएगा उसको भी फ्री मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है। डॉलर की कीमत का जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ है उसकी वजह से हर चीज पे इफेक्ट पड़ा है, उसका दवाइयों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। चीनी का तो वैसे इस्तेमाल कम होना चाहिए, क्योंकि वाइट शुगर जो है ना, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। वाइट शुगर की बजाय शक्कर मैं समझता हूं कि सेहत के लिए बेहतर है। चूल्हे पे पानी गर्म करके हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गीजर से बचने के लिए कि गीजर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। नए पाकिस्तान में यकीनन पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए कुछ कुर्बानी भी दे। अब इस हिकमत और दानिशमंदी से कब तक चलना पड़ेगा, ये किफ़ायतशारी मुहिम कब तक रहेगी, कब तक एक आम आदमी के लिए आसानी पैदा होगी, या फिर आम आदमी के लिए कोई आसानी नहीं है, उसके लिए कोई स्पेस पैदा होने की कोई गुंजाइश मौजूद दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त बात करेंगे, इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये 60 रुपये फी लीटर बढ़ाए थे, यानी 30-30 करके बैचेस के अंदर 60 रुपये बढ़ गए थे, तो कहा जा रहा था कि IMF की जो कंडीशंस हैं वो मीट हो गई हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, लेकिन IMF तो अभी भी डू मोर का मुतालबा कर रहा है। तो क्या समझा जाए कि पेट्रोल की कीमत मजीद कितना बढ़ने वाली है? अभी मद में जो मुआहदा किया गया था IMF के साथ, वो साबिका हुकूमत करके गई थी। पहला मुआहदा हुआ था जून 2021 में, और वो मुआहदा रिफ्लेक्ट हो रहा है जून 2021 के बजट के अंदर, जिसमें साबिका हुकूमत ने वादा किया था कि वो 30 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की मद में इजाफी टैक्स लगाएगी। तो ये वादा हुआ था जून 2021 में। वादा करने के बाद हुकूमत ने जो है वो IMF की किस्त वसूल कर ली, और उसके बाद वो जो टैक्स जो वादा किया था वो नहीं लगाया गया। फिर आपको याद होगा कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है, और फिर नवंबर 21 तारीख मुझे याद आता है, 21 नवंबर सन 2021, अगर आप निकाल के देखें तो शौकत तरीन साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उसमें वो ये कहते हैं कि हमने IMF से वादा किया है कि 4 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स लगाया जाएगा, और वो हर महीने बढ़ता जाएगा जब तक वो 30 रुपये तक नहीं पहुंच पाता। उसके बाद ये वादा भी इसकी खिलाफी कर दी साबिका वज़ीर आज़म ने। आपको याद होगा फरवरी की 28 तारीख को उन्होंने तकरीर कर दी, और बजाय इसके कि जो वादा किया गया था IMF के साथ, उन्होंने 10 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान कर दिया। तो वो मैं समझता हूँ कि एक प्योरली सियासी फैसला था उस वक्त, उसमें माशी हकीकत कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जो वादे किए गए थे IMF के साथ सन 2021 के अंदर, उसके नतीजे में मैं समझता हूं कि कीमत जो है पेट्रोल की और डीजल की, पेट्रोल की तकरीबन 230-235 रुपए तक जा रही थी, और उस वक्त जो हमारा आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत चल रही थी वो 105-110 के करीब थी। तो अब दो चीज़ें हुई हैं। एक तो हमें वापस जो हुकूमत आई है जिसने 11 अप्रैल को मियां शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया, उस दिन के बाद उनको एक तो मजबूरन पुराने वादे सारे पूरे करने पड़े, और उस दौरान जो आलमी मंडी है उसमें प्राइस जो है वो तकरीबन आज चल रही है $120 फी बैरल। तो दो इजाफे करने पड़े हैं, एक तो वादों के मुताबिक, और एक आलमी मंडी में जो प्राइस बढ़ गई है उसके लिए करने पड़ गए। अब अगर मजीद कीमत नहीं बढ़ती आलमी मंडियों में, तो फिर मैं समझता हूं कि IMF के साथ हमारे वादे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं सब्सिडी के हवाले से।
जो वादा है इनकम टैक्स वाला वो अभी आउटस्टैंडिंग रह गया। देखिए डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में भी इस हुकूमत ने बजट में 750 अरब रुपए रख दिया। देखिए IMF की जो प्रिलिमिनरी कंडीशन थी वो ये थी कि सब्सिडी को जीरो करें जो आप पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर दे रहे हैं। अब सब्सिडी जीरो होना, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगना, फिर GST लगना, तो पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए अब पेट्रोल और डीजल की कीमत, ये खाम तेल की कीमत जो है उसको प्रेडिक्ट करना कि वो अगले चंद महीनों में, चंद हफ्तों में कहाँ जाने वाली है, दैट्स अ $1 बिलियन क्वेश्चन। उसमें तो पूरी दुनिया सट्टा लगाती है और अरब डॉलर हारती है और जीतती है। तो मैं तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आलमी मंडियाँ कहाँ जाने वाली हैं। ये मुझे ज़रूर लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडन की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की शहजादे की जो मीटिंग आ रही है उसमें मेरा शक है कि क्योंकि जो अफरात ज़र की शरह है अमेरिका के अंदर वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, कहीं 8.6% पे वहां पे पहुंच गई है। उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह मंडियों में जो तेल की कीमत है उसको नीचे लाया जाए। अगर तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान कोई मामला तय पा जाता है तो शायद अगस्त सितंबर तक कुछ आलमी मंडियों की कीमत जो है वो नीचे आने लगे, और उसके नतीजे में मुमकिनात में से है कि हुकूमत जो है वो अवाम को कुछ रिलीफ भी दे सके। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तक तो कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है ग्लोबली पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर। दूसरा, डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर भी तगड़ा हुआ है। एक तो हमारे यहाँ एक फ्री फॉल चल रहा है रुपये का, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, जिससे लग रहा है कि रुपये के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन हम पर तो दोहरा अजाब ये भी है ना कि IMF ये कह रहा है कि आप गैस टैरिफ्स भी बढ़ाइए, आप इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स भी इंक्रीज करें, तो उससे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर मजीद बढ़ेगा। तो जो गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर रही है कोई 11.5-11.5% के ऊपर, तो अभी भी आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, वो बता रहे हैं कि डबल डिजिट्स के अंदर तो ऑलरेडी है, ये कोई 20% से तो तजावुज कर रहा है। तो हाउ डू यू सी दिस? जी, आपने तीन सवाल मैं समझता हूँ इसमें छुपे हुए हैं। हमने पेट्रोल और डीजल की बात कर ली कि वो हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि जो आलमी मंडियों में चल रही है, और अगर एक मुल्क है जो तकरीबन 90% से ज़्यादा अपना तेल आलमी मंडी से इंपोर्ट करता है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप महंगा सौदा आलमी मंडी से लेते चले जाएं और अपनी मार्केट में उसको सस्ता बेचते चले जाएं। वो कहा जाता है कि अगर ये काम चलेगा तो फिर दुकान जो है वो बंद हो जाती है, तो वो तो नहीं हो सकता। गैस और बिजली का थोड़ा सा मुख्तलिफ इशू है मेरे नज़दीक। देखिए, गैस कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 126 बिलियन क्यूबिक फुट जो है वो या लीक हो जाती है या चोरी हो जाती है, और उसकी जो अमाउंट चोरी हो गई, जो लीक हो गई, वो लगभग $4 बिलियन महीने का उसका बिल बन जाता है। तो वो जो बिल है वो भी यहाँ पाकिस्तानी सार्फिन को जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर तो हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन गैस की कीमतें और गैस की चोरी जो है, गैस की लीकेज जो है, वो हुकूमत इकदाम उठा सकती है उसको रोकने की, और अगर उठाएगी तो उसके बाद फिर उसकी कीमतें शायद इस रफ्तार से उनको न बढ़ानी पड़े। और यही वाला किस्सा बिजली का भी है। हम हमेशा सुनते हैं कि 20-22% बिजली जो है वो चोरी हो जाती है, लगभग 10% जो है वो बिजली की जो बिल होते हैं उनकी वसूली नहीं हो पाती, जिसका मतलब ये है कि वोपडा 100 रुपए का बिल भेजता है तो 90 रुपए की वसूली करता है। अब 10% वसूली में नुकसान हो जाता है, 20-22% की बिजली चोरी हो जाती है, तो वहां पे भी अगर हुकूमत कोई इस्लाहाती इकदाम उठाती है तो मैं समझता हूं कि बिजली के टैरिफ बढ़ाने की इस रफ्तार की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए डॉक्टर साहब, ये एडजस्टमेंट्स रीएडजस्टमेंट्स तो बार बार हो रही हैं। यानी जो फाइनेंस बिल आया वो कोई हतमी डॉक्यूमेंट नहीं था, उसको तो अभी भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर रद्दोबदल हो रहा है। जो इनकम टैक्स है उसको भी बढ़ाने की बातें हो रही हैं। फिर इस तरह के जो टैरिफ्स हैं, जो टैक्स कलेक्शन है, उसके ऊपर IMF इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो ये आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत सारे क्राइटेरिया जो हैं, बहुत सारी शराइत जो हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और IMF का जो है वो मुआहदा हो चुका है, उसमें एग्रीमेंट हो चुका है। जो 2 मेजर इश्यूज रह गए थे वो सब्सिडी विड्रॉल का था, जो मैं समझता हूँ कि अब हो गया है। जो एक आउटस्टैंडिंग इशू रह गया है वो जो हम कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स, वो हुकूमत ने ये कोशिश की थी कि 12 से 7 स्लैब्स कर दिए जाएं और जो तनख्वाहदार तबका है उनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो कम किया जाए, जिसके नतीजे में कोई 47 अरब रुपए की छूट, जो आपने बजट की तकरीर सुनी और जो फाइनेंस बिल सामने आया उसमें 47 अरब रुपए की छूट थी।
अब IMF ये कहती है कि जी साबका गवर्नमेंट जो है वो तो हमसे मुआहदा करके गई थी कि 120 अरब रुपया इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। तो वो देखिए आलमी इदारे जो हैं वो ये नहीं देखते हैं कि कोई नया वजीर ख़जाना आया है, कोई नया वजीर आज़म आया है। वो जब किसी मुल्क से मुआहदा करते हैं तो वो उस मुल्क की हुकूमत से मुआहदा करते हैं, वो उस मुल्क की वजारत ख़जाना से मुआहदा करते हैं, और फिर अगर कोई नया वजीर आज़म आ जाए, कोई नया वजीर ख़जाना आ जाए, वो समझते हैं कि हमारा मुआहदा तो इंटैक्ट है और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम, माहिर इक़्तिसादी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज, हुकूमत में महंगाई परवाज कर रही है, लेकिन साईं बुज़दार की परवाज हुकूमत को कितने में पड़ी, सरकारी खजाने को कितने में पड़ी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फ़ज़ाई सफ़र कौम को 44 करोड़ 81 लाख 61 हज़ार रुपए में पड़े हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक उस्मान बुज़दार के फ़ज़ाई सफ़र पर जहाज़ और हेलीकॉप्टर में 5,10,265 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल हुआ। वैसे इसमें केरोसिन ऑयल इस्तेमाल होता है जो पेट्रोल से कहीं ज़्यादा महंगा है, और पेट्रोल की मद में मजमूई अखराजात 6 करोड़ 48 लाख 63,126 रुपए हैं। बजट दस्तावेजात ये बता रही हैं कि उस्मान बुज़दार ने जहाज़ पर 422 फ़्लाइट्स ली, जिस पर मजमूई अखराजात 28 करोड़ 43 लाख 16 हज़ार रुपये हैं। उस्मान बुज़दार ने हेलीकॉप्टर पर 321 फ़्लाइट्स ली, जिस पर 16 करोड़ 38 लाख रुपये की अखराजात आए। उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 755 घंटे महवे परवाज रहे, जबकि फ़ी घंटा के हिसाब से उस्मान बुज़दार के फ़ज़ाई सफ़र पर 5,93,591 रुपये के अखराजात आए हैं। इन मजमूई अखराजात में मेंटेनेंस, लैंडिंग, पार्किंग फीस, HR और दीगर अखराजात भी शामिल हैं। माली साल 2019-20 में जहाज़ पर 160 घंटे की 156 फ़्लाइट्स ली गई, जिन पर मजमूई अखराजात 7 करोड़ 28 लाख 92 हज़ार रुपये थे। माली साल 2020-21 में 79 घंटे 30 मिनट की 67 फ़्लाइट्स जहाज़ पर ली गई, जिस पर मजमूई अखराजात 11 करोड़ 42 हज़ार रुपये थे। और माली साल 2021-22 में उस्मान बुज़दार ने 195 घंटे की 197 फ़्लाइट्स ली, जिन पर मजमूई अखराजात 10 करोड़ 13 लाख 81 हज़ार रुपये थे। और माली साल 2021-22 में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से उस्मान बुज़दार ने जहाज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया। दूसरी जानिब माली साल 2019-20 में हेलीकॉप्टर पर 106 घंटे की 143 फ़्लाइट्स ली गई, जिन पर मजमूई अखराजात 5 करोड़ 57 लाख रुपए थे। और 2021 में हेलीकॉप्टर पर 119 घंटे और 30 मिनट की 161 फ़्लाइट्स ली गई, जिन पर मजमूई अखराजात 4 करोड़ 52 लाख 65 हज़ार रुपये थे। उस्मान बुज़दार ने अपने इक़्तिदार के आखिरी माली साल यानी 2021-22 में 96 घंटे 40 मिनट की 137 फ़्लाइट्स ली, जिन पर मजमूई अखराजात 5 करोड़ 88 लाख 11 हज़ार रुपये थे। यानी अगर हम फिस्कल ईयर्स का हिसाब लगाएं कंपैरेटिव एनालिसिस में, तो किसी में भी करोड़ों से कम की बात नहीं है। अब जब हुक्मरान, अशराफिया पब्लिक को पेट्रोल महंगा होने पर किफ़ायत जारी का मशवरा देते हैं, और फिर ख़ासतौर पे इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए, हुकूमत में आने से पहले भी ये कहते थे, मिसालें दिया करते थे उस वज़ीर आज़म की जो साइकिल पर वज़ीर आज़म हाउस जाता है। और उस्मान बुज़दार के बारे में तो वसीम अकरम प्लस कहा करते थे, सादा वज़ीर आला कहा करते थे, ऐसा वज़ीर आला जिसके घर पर बिजली नहीं थी, उस वज़ीर आला के ये कारनामे हैं। तो क्या आज आम पब्लिक किफ़ायत जारी के प्रिंसिपल्स पर अमल करेगी? क्या प्रेसिडेंट टॉप से सेट नहीं करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। आप तरह रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।